कुछ अनोखे और स्ट्रेंज हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, मिडिवल यूरोप में लोग अक्सर हाफ सिटिंग पोजीशन में सोते थे, जैसे बेड पर पिलो और कुशन्स लगाकर 45 डिग्री एंगल पर बैठे हों। अजीब बात यह थी कि इसके पीछे उनके कुछ खास बिलीव्स और रीजंस थे। उनका मानना था कि सीधे लेटे हुए सोना लंग्स और हार्ट पर प्रेशर डालता है और डिजीज का खतरा बढ़ता है। हाफ सिटिंग पोस्चर उन्हें ज्यादा हेल्थी लगता था। कुछ हिस्टोरिकल पेंटिंग्स में देखा गया है कि किंग्स और नोबल्स के बेड हाई पिलो से भरे होते थे, जो इस बात का प्रूफ है कि उस वक्त अपराइट स्लीपिंग एक कल्चरल नॉर्म था। नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश और इंडियन अथॉरिटीज को डर था कि ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट पर एयर रेड हो सकता है, क्योंकि उस वक्त जापानीज प्लेन्स ने एशिया में काफी जगह बॉम्बिंग की थी। इसीलिए ताजमहल के ऊपर एक बैम्बू स्कैफोल्डिंग बनाकर ताजमहल को कैमोफ्लेज किया गया था, ताकि दूर से देखने पर वो एक आम सा स्टॉक पाइल ऑफ बैम्बू लगे, न कि एक वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट। ये काम इतना क्लेवर था कि अगर कोई प्लेन ऊपर से देखता तो उसे लगता ही नहीं था कि नीचे ताजमहल जैसा बड़ा मॉन्यूमेंट है। सबसे अजीब बात यह है कि इसी तरह का कैमोफ्लेज 1965 और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर्स के टाइम भी यूज किया गया था। मतलब ताजमहल को 3 अलग अलग वॉर्स के दौरान छुपाया गया था। नंबर 3, रोम का कोलोसियम जो 80 AD में बनकर रेडी हुआ था। ये कोलोसियम सिर्फ ग्लैडिएटर फाइट्स या वाइल्ड एनिमल शो के लिए ही नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग वंडर भी था। शुरुआती दिनों में उसके अंदर का फ्लोर वाटरप्रूफ सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया था। इसके नीचे कॉम्प्लेक्स टनल्स और चैनल्स बने थे, जिनके थ्रू कोलोसियम को पानी से भर दिया जाता था। फिर वहाँ छोटे छोटे शिप्स लाए जाते थे और उनमें नेवल बैटल परफॉर्म की जाती थी। ये असल में समुद्री बैटल्स का छोटा वर्जन था, जहां ग्लैडिएटर्स और प्रिजनर्स को शिप पर बिठाकर एक दूसरे से लड़वाया जाता था। हैरानी की बात है, एक स्टेडियम जिसमें आज हम सिर्फ पत्थर और फ्लोर देखते हैं, वो कभी एक छोटा समुद्र बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब कोलोसियम के नीचे और ज्यादा अंडरग्राउंड चेम्बर्स और केजेस बनाए गए, तो पानी भरने का सिस्टम बंद कर दिया गया। इस वजह से नेवल बैटल्स का ट्रेडिशन खत्म हो गया। नंबर 4, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 25 दिसंबर 1914 को वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के बीच क्रिसमस के दिन एक छोटा सा युद्ध विराम हुआ। उस वक्त दोनों तरफ के ट्रेंचेस में लड़ाई रुक गई और एक अजीब सा साइलेंस छा गया। सबसे पहले जर्मन सोल्जर्स ने अपनी ट्रेंचेस से क्रिसमस कैरल्स गाना शुरू किया, फिर ब्रिटिश सोल्जर्स ने भी जवाब में गाना गाया। धीरे धीरे दोनों तरफ के सोल्जर्स अपनी ट्रेंचेस से बाहर आए, एक दूसरे से हाथ मिलाया और सिगरेट्स चॉकलेट्स एक्सचेंज किए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने नो मैंस लैंड पर एक फुटबॉल मैच भी खेला। ये वही जगह थी जो आम तौर पर खून और गोलियों से भरी रहती थी। कई जगह पर मैच खेलने के रिकॉर्ड्स मिले हैं और सोल्जर्स ने खुद अपने लेटर्स में लिखा है कि एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम एनिमीज नहीं, सिर्फ इंसान हैं। हालांकि ये युद्ध विराम ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि हायर कमांडर्स को लगा कि इससे डिसिप्लिन टूट रहा है और अगले दिन वापस गोलियों की आवाज गूंजने लगी। नंबर 5, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली का एक वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है, जो अपने टिल्ट के लिए मशहूर है। जब इसे 12th सेंचुरी में बनाया गया था, तभी फाउंडेशन थोड़ा सॉफ्ट ग्राउंड पर था, इसीलिए टावर धीरे धीरे झुकने लगा। अजीब बात ये थी कि 20th सेंचुरी तक टिल्ट इतना ज्यादा हो गया कि एक्सपर्ट्स को लगा कि टावर कभी भी गिर सकता है। 1990s में टावर पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया और एक बड़ी इंटरनेशनल टीम ऑफ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने इसे बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उन्होंने एक यूनिक मेथड यूज करके टावर के नीचे से केयरफुली मिट्टी निकाली, ताकि टिल्ट थोड़ा बैलेंस हो सके। साथ ही स्टील केबल्स और काउंटर वेट्स भी लगाए गए। रिजल्ट ये हुआ कि टावर का टिल्ट 17 इंच तक सीधा कर दिया गया, लेकिन इसे कम्प्लीटली स्ट्रेट भी नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर टावर सीधा कर देते तो उसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती। आज के टाइम
टाइम में टावर लगभग 3.97 डिग्री झुका हुआ है, जबकि पहले ये 5.5 डिग्री के आसपास था। नंबर 6, 1347 में यूरोप में एक ऐसी बीमारी आई जिसे आज हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। इस प्लेग ने कुछ ही सालों में लगभग 25 से 50 मिलियन लोगों की जान ले ली, जो कि उस वक्त यूरोप की आधी पॉपुलेशन थी। इस बीमारी का असली कल्प्रिट एक छोटा सा इंसेक्ट फ्ली था, जो अक्सर रैट्स के ऊपर रहता था। ये फ्लीस जब इन्फेक्टेड रैट्स को काटते तो प्लेग बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर लेते, और फिर जब वो ह्यूमंस को काटते तो वो डेडली जर्म्स इंसान के बॉडी में चला जाता। लोग उस वक्त समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये डिजीज आखिर फैल कैसे रही है। कुछ लोग सोचते कि ये गॉड का पनिशमेंट है। हैरान करने वाली बात ये थी कि प्लेग ने सिर्फ पॉपुलेशन ही कम नहीं की, बल्कि पूरे यूरोप का सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हिला दिया। आज साइंटिस्ट कहते हैं कि रैट्स और फ्लीस ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन कुछ रिसेंट रिसर्च में ये भी कहा गया है कि प्लेग शायद ह्यूमन फ्लीस और लाइस से भी स्पेयर्ड हुई होगी। मतलब डिजीज का एग्जैक्ट स्प्रेडिंग मैकेनिज्म आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 7, 1944 में जब जापान को लग रहा था कि वो वॉर हार रहा है, तब उन्होंने एक अजीब तरीका अपनाया। जापानीज ने ऐसे पायलट्स तैयार किए जो अपने प्लेन्स को एक्सप्लोजिव से भर के डायरेक्ट एनिमी शिप्स पर क्रैश कर देते थे, जिन्हें कामिकाजे पायलट्स कहा गया। सबसे अजीब बात ये थी कि ये सोल्जर्स अपनी मौत को ही अपनी ड्यूटी समझते थे। उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि एम्परर डिवाइन है और देश के लिए अपनी जान देना सबसे बड़ा हॉनर है। कामिकाजे पायलट्स मोस्टली यंग स्टूडेंट्स होते जो 17 से 20 साल के लड़के थे, जिन्हें वॉर के लास्ट फेज में जल्दी ट्रेन करके सुसाइड मिशन पर भेज दिया जाता था। इन मिशंस में लगभग 3800 से ज्यादा पायलट्स ने अपनी जान दी और उन्होंने अलाइज के कई शिप्स डिस्ट्रॉय भी किए। आज कामिकाजे पायलट्स को एक ट्रेजिक सिंबल के रूप में देखा जाता है। नंबर 8, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने यंग एज में एक टैलेंटेड रेसलर थे। उनकी हाइट 6 फीट 4 इंच थी, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने 300 से ज्यादा रेसलिंग मैचेस खेले और उनमें से वो सिर्फ एक बार हारे। वो मोस्टली कैच अस कैच कैन स्टाइल में खेलते थे, जो आज के फ्री स्टाइल रेसलिंग जैसा था। उनकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें लोग ऑनेस्ट एब के साथ साथ एक नेचुरल फाइटर भी मानते थे। नंबर 9, मैक्सिको की एज़टेक सिविलाइजेशन अपने गॉड्स को खुश करने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे। अजीब बात यह है कि वो सैक्रिफाइसेस के बाद विक्टिम के स्कल को कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाते थे, जिसे जमपंथली कहा जाता था। जमपंथली बेसिकली एक स्कल रैक था, जहां बड़े लकड़ी के फ्रेम पर स्कल्स को लाइन में पेयर्स करके लगाया जाता था, ताकि सब लोग देख सकें कि कितने लोगों की बलि दी गई है। ये एक तरह का पावर और बलिदान का सिंबल था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने 2015 में मैक्सिको सिटी के अंदर एक ऐसी स्कल वॉल ढूंढी है जिसमें हजारों स्कल्स सीमेंटेड थे। मतलब वो सिर्फ रैक तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक परमानेंट वॉल और टावर स्कल्स से बना रहे थे। इसमें लगभग 600 से ज्यादा स्कल्स एक स्ट्रक्चर में लगे हुए थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि असली नंबर शायद हजारों में थी। नंबर 10, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब नाजी जर्मन्स ने पेरिस पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने फ्रांस के सबसे मशहूर सिंबल एफिल टावर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन फ्रेंच लोगों ने एक स्मार्ट ट्रिक की। उन्होंने एफिल टावर के एलिवेटर्स के केबल्स काट दिए, ताकि कोई जर्मन सोल्जर इजिली ऊपर तक ना जा सके। मतलब टेक्निकली टावर बंद कर दिया गया था। इस वजह से अगर नाजी ऑफिसर्स को ऊपर जाना होता तो उन्हें 1600 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। कहा जाता है कि इसी वजह से एडोल्फ हिटलर खुद कभी एफिल टावर के टॉप पर नहीं गया, क्योंकि उसके लिए सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल था। नंबर 11,
600 से 900 एडी तक चाइना के टैंग डायनेस्टी में लिपस्टिक और मेकअप काफी पॉपुलर थे, खासकर रॉयल वुमेन के बीच। लेकिन एक शॉकिंग बात ये थी कि उस दौर के लिपस्टिक्स में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते थे उनमें टॉक्सिक मेटल्स और मिनरल्स होता था, जैसे लीड और मरकरी सल्फाइड। ये एक रेड कलर्ड मिनरल है जो लिपस्टिक को चमकदार और अट्रैक्टिव बनाता था, लेकिन ये हाईली पॉइजनस भी है। इसको लगाने से धीरे धीरे मरकरी पॉइजनिंग होने लगती थी, जिससे स्किन डैमेज, इंटरनल ऑर्गन फेलियर और डेथ तक हो सकती थी। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोग इसे पॉइजन लिपस्टिक के रूप में जानबूझकर भी यूज करते थे। मतलब अगर कोई राइवल या अनवांटेड पर्सन को खत्म करना हो तो उन्हें ऐसी लिपस्टिक गिफ्ट कर दी जाती थी। नंबर 12, पॉपुलर कल्चर में डायनासोर्स जैसे टी-रेक्स का रोअरिंग साउंड लायन जैसा दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी में ये गलत हो सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर्स शायद रोअर नहीं करते थे जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। उनकी नस्ल पैसेजेस, स्कल स्ट्रक्चर और मॉडर्न बर्ड्स के कंपैरिजन से पता चलता है कि वो ज्यादातर लो फ्रीक्वेंसी रंबल, बूम्स या बर्ड लाइक कॉल्स निकालते थे। मतलब रियलिटी में उनकी आवाज डीप और वाइब्रेशन जैसी होती थी जो दूर तक फील की जा सकती थी, लेकिन लाउड रॉरिंग जैसा साउंड नहीं आता था। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।